हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज 2025, सॉरी 2024, 25 में तो आपने एग्जाम देना है। ओके, 2024 का जो हमारा इकोटेक्स का पेपर था, आपके लिए उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं बच्चों, सो दैट आपको समझ आ जाए कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने आंसर्स को मैच कर पाए फॉर रेफरेंस। ठीक है, एक एक करके मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस में गाइडेंस या सॉल्यूशन दोनों में से जो चीज आपको आपके लिए कंफर्टेबल होगी वो फटाफट से बताता चला जाता हूं, तो देखते जाएगा। अच्छा, पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है और फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होता है विच इज कंपलसरी। बचे हुए क्वेश्चंस में से, बचे हुए 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने, पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, वो टाइपिंग में गलत है। 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट वन इज मैंडेटरी। ओके, तो पेपर हमारे पास टाइप वर्जन है, हम उसी में से आपको करवाता जाता हूं कि किस किस क्वेश्चन में क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने कॉपी करके उठा लिया है। ठीक है, पहले इसी को पिक कर लेते हैं। ये रहा। कह रहा है फॉर एन ओएलएस एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन दिस, हमारा नॉर्मल एलआईपी एलआईवी मॉडल है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल, रेजिडुअल मतलब ई आई, एंड मीन डेविएशन। व्हाट इज मीन डेविएशन? एक्स माइनस एक्स बार, रिमेंबर क्या होता है? इट्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिखाना है? ए पार्ट में सबको करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है, हमारी असाइनमेंट बुकलेट में एज इट इज है ये क्वेश्चन, है ना। तो हमारे ए पार्ट में हमें सिग्मा ई आई एक्स आई जीरो दिखाना है। रिमेंबर, फटाफट से एक बार रिकॉल करवाया था, ये कैसे करवाया था? तो मैंने ऐसे कुछ प्रूफ करवाया था इसका। सिग्मा ई आई छोटा एक्स आई मतलब सिग्मा ई आई एक्स माइनस एक्स बार, मतलब सिग्मा ई आई एक्स आई माइनस सिग्मा ई आई एक्स बार। समेशन की प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि एक्स बार बाहर आता है तो इट्स सिग्मा ई आई, एंड एवरीबडी नोज सिग्मा ई आई जीरो होता है सम ऑफ एरर टर्म्स, या एक्स आई भी जीरो होता है। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन सेकंड नॉर्मल इक्वेशन से हमने निकाला है, ये कितना आ गया? जीरो आ गया। कह रहा है ओएलएस एस्टिमेटर से प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल एंड मीन डेविएशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज जीरो, तो यस इट इज जीरो, आंसर इज ट्रू। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ट्रू है, आई होप आता है। सॉल्यूशन दोबारा करवा दिया है, वैसे आई नो कि आपको अच्छे से पता है। एक एक क्वेश्चन 2025 के पेपर का ना, एक एक क्वेश्चन क्लास में एज इट इज ही बता रखा है, मतलब आपको शायद क्लास लेक्चर के बाद जरूरत नहीं होगी इस वीडियो सॉल्यूशन की, लेकिन अगेन फिर भी आपके लिए डिस्कस करवा रहा हूं, तो सुनते जाएगा। क्या जी, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? सेकेंड उठा लें जरा। ओके, कह रहा है ceteris paribus, the higher the VIF, the smaller is the variance of OLS estimator। पढ़ते ही पता है, कह रहा है VIF बढ़ेगा, क्या हायर द VIF, जितना VIF बढ़ेगा, वेरिएंस स्मॉलर इज द वेरिएंस ऑफ OLS एस्टिमेटर, एस्टिमेटर्स का वेरिएंस उतना छोटा होगा। नहीं 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 नहीं, पढ़ते ही पता है कि ये क्या है? दिस इज फॉल्स। कैसे था चलो याद दिलाता हूं, अगर आपको याद आए, मल्टीपल रिग्रेशन स्टेटमेंट्स में आपका वेरिएंस ऑफ B2 या वेरिएंस ऑफ B3 या वेरिएंस ऑफ B4 वट, सभी के लिए फॉर्मूला क्या था? सिग्मा स्क्वायर सिग्मा x2i स्क्वायर VIF। फिर से सिग्मा स्क्वायर सिग्मा x3i स्क्वायर VIF। रिमेंबर, VIF का फॉर्मूला भी वैसे आपको याद होगा, 1/1 माइनस RI स्क्वायर हुआ करता था, R2i स्क्वायर R3i स्क्वायर। ये था हमारा, मैंने क्लास में भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएंस ऑफ B2, समटाइम ऐसा होता है कि VIF बढ़ा लेकिन तब भी वेरिएंस ऑफ B2 इंटैक्ट रह गया। क्यों? कि भैया ये भी तो टर्म्स है ना, आपका VIF बढ़ा, आपका ये भी उतना ही बढ़ गया, तो काउंटर बैलेंस याद है, लिखवाया भी था, काउंटर बैलेंस नहीं हो गया होगा? हो सकता है, देखो बड़े सारे फैक्टर्स है ना, अकेला VIF डिफाइन नहीं करता है हमारे वेरिएंस को, हमारे वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर को। कि VIF डाउन हुआ, ये भी डाउन हो गया तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। VIF डाउन हुआ, डिनोमिनेटर भी डाउन हो गया तो काउंटर बैलेंस हो गया। आंसर इज फॉल्स। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि VIF बढ़ेगा तो वेरिएंस आपका कम या ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, फॉल्स। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट।
थर्ड पढ़ लेते हैं। ओहो हो, स्केलिंग ऑफ यूनिट भाई नसों में बह रहा है, हमारे खून के साथ है तो, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला से हमने कर रखा है, चलो इसमें डेरिवेशन कर देंगे यार, 5 नंबर में थोड़ी मेहनत कर देंगे, है ना। वरना 2 स्टेप में आंसर पता है इसका। चलिए चलिए, खा लेते हैं। आ जाओ जरा। पढ़े जरा। कह रहा है फॉर एन ओएलएस एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन वाई आई दिया हुआ है b1 प्लस b2 xi। कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई y एंड x बाय 1000, अगर y और x को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और री एस्टिमेट करें टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। देखो जी, सबसे पहली बात, हमारा मॉडल है y इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 xi। आप चाहते हो एक नया मॉडल बनाना जो होगा वाई आई स्टार इज इक्वल्स टू b1 स्टार प्लस b2 स्टार xi स्टार। ठीक है, आप ऐसा मॉडल बनाना चाहते हो। जब आपने डिफाइन क्या किया है, आपने कहा है बोथ, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। याद है वाई आई स्टार आपका जो है वो 1000 टाइम्स ऑफ वाई आई है, एक्स आई स्टार जो आपका है ये 1000 टाइम्स ऑफ एक्स आई है। हम इसे वेट 1 W1 W2 बोलते थे, रिमेंबर क्लासेस में वेट 1 एंड वेट 2। और हमने डायरेक्ट लर्न कर रखा था भाई, B1 में क्या चेंज आएगा, B2 में क्या चेंज आएगा, W1 टाइम्स ऑफ B1 बनेगा, W1/W2 टाइम्स ऑफ B2 बनेगा। तो हमें पहले से ही पता है अगर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि W1/W2 टाइम्स ऑफ B2 बनेगा, 1000/1000 टाइम्स ऑफ B2 बनेगा, कट के तो 1 आ जाएगा। और इसमें W1 टाइम्स ऑफ B1 बनेगा तो ये 1000 टाइम्स हो जाएगा। तो उसने कहा था री एस्टिमेट करो और इंटरसेप्ट कॉफिशिएंट 1000 टाइम्स हो जाएगा क्या। आंसर पता है, यस आंसर पता है। चलो मैं आपके लिए प्रूव कर देता हूं। तो हमें ये तो पता है कि आंसर ट्रू आएगा, कैसे आएगा ये भी निकाल लें। आपको डेरिवेशन करवा रखी है प्रॉपर, अब वो डेरिवेशन हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए जी, बताओ मेरे B1 का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B1। B1 का फॉर्मूला होता है y बार माइनस B2 x बार, है ना। B1 स्टार के लिए भी तो फॉर्मूला यही रहेगा ना, y बार स्टार माइनस B2 x बार स्टार। हाँ जी, है ना। अब जरा B2 का फॉर्मूला याद कर लें। B2 का फॉर्मूला था सिग्मा छोटा एक्स आई छोटा वाई आई अपॉन सिग्मा छोटा एक्स आई स्क्वायर। छोटा एक्स आई अगर आपको याद है, ये तो इतना तो पता है ना कि अगर बड़े वाई आई में 1000 टाइम का चेंज आया है तो छोटे एक्स आई में भी आएगा। सर क्यों आएगा, चलो वो भी एक बार लिख के बताए दो थोड़ा सा। आपको याद है कि वाई आई, छोटा वाई आई क्या होता है, वाई माइनस वाई बार होता है, वाई आई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे 1000 टाइम्स ऑफ वाई आई हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1000 टाइम्स ऑफ वाई आई बाय एन हुआ, 1000 कॉमन आएगा, वाई आई माइनस वाई आई बाय एन, अगेन वाई बार ही है, 1000 टाइम्स ऑफ नया वाला ही आएगा। तो आपको पता है अगर अगर मेरा ये टर्म यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? अगर मेरा ये टर्म 1000 टाइम्स हो रहा है तो छोटा वाला भी 1000 टाइम्स ऑफ छोटा वाई आई आएगा नए वाला, और छोटा एक्स आई भी 1000 टाइम्स ऑफ छोटा एक्स आएगा आएगा सेम वे से, ओके सेम वे से, ठीक है जी, क्या सेम वे से, ठीक। तो अब डायरेक्ट लगा रहे हैं हम फॉर्मूला, तो छोटा एक्स आई मेरा क्या हो जाएगा, छोटा एक्स आई मेरा हो जाएगा सिग्मा 1000 टाइम्स ऑफ छोटा एक्स आई स्टार 1000 टाइम्स, ये एक्स आई स्टार वाई आई स्टार एक्स आई स्टार है अब, ठीक है। 1000 टाइम्स तो छोटा एक्स आई, 1000 टाइम्स तो छोटा वाई आई, अपॉन सिग्मा 1000 स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स आई स्क्वायर आएगा। ऊपर से 1000 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई वाई आई, नीचे से 1000 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, अगेन कैंसिल आउट होगा, तो याद है इसमें नो चेंज आता है, तो नो चेंज आ गया। अब सिमिलरली आप अपने बी का भी डिनोट कर दोगे B1, मैंने दोनों लिख के दिखा दिए हैं आपको, बस जस्ट टू रिकॉल जस्ट टू रिवाइज, वरना हम डायरेक्टली ही कर देते B1 का। तो मेरा B1 स्टार कहाँ है, चलो यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, वहीं पर ही जहाँ पे कर
फॉर्मूला लिखा हुआ है V1 स्टार। अभी बताया ये क्या आएगा, 1000 टाइम्स ऑफ पुराना y बार माइनस B2 में तो कोई चेंज नहीं आया, B2 का वैल्यू दिखाना था इसलिए आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। 1000 टाइम्स ऑफ x बार आएगा, 1000 कॉमन निकालूंगा तो y बार माइनस B2 x बार आएगा। तो यस, B1 में 1000 यूनिट का चेंज आ गया है ना। आता है याद प्रूफ, वो हमें फॉर्मूला से भी आता, W1/W2 वाला पार्ट। आंसर आता है समझ। क्वेश्चन भी यही कह रहा था, रीएस्टिमेट कर दो, रीएस्टिमेट कर दिया। दिस इज माय रीएस्टिमेटेड मॉडल। इस रीएस्टिमेटेड मॉडल का जो B1 है वो 1000 टाइम्स ऑफ पुराना B1 है और B2 में कोई चेंज नहीं है। रिमेंबर, आर स्क्वायर में वैसे भी चेंज नहीं आता था, वो उसने मांगा नहीं है। क्लियर? चलिए जी, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट, ठीक है, लाइव क्लास में होते ना मजा आता, मैं आपसे पूछता ये वाला पार्ट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बड़े मासूम बच्चे, जैसे हम तो बड़े मासूम है ना, क्या करते हैं हम एग्जाम डेज में आके जागते हैं, अरे हाँ शिद्दत से पढ़ना है। इससे पहले क्लासेस को तो मूवी की तरह देखते हैं ना, कि सुन लिया यार होमवर्क कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप लोगों ने मेरे वाला असाइनमेंट बुकलेट बनाया है पूरा का पूरा, देखा मैंने, इतने सारे बच्चों ने इतने डाउट्स पूछे हैं ना कि सर सॉल्यूशन भी है लेकिन फिर भी ये समझाओ, तो पता लगता है कि हाँ आप लोग ट्राई कर रहे हो। और ट्राई कर रहे हो ना, दैट मीन्स अगर आपने असाइनमेंट बुकलेट बना दिया, पेपर में ना बच्चों फुल से ज्यादा ही आ जाएंगे। सातों क्वेश्चन आते होंगे आपको, 5 क्वेश्चन नहीं, सातों आते होंगे। ठीक है, चलो खैर एनीवेज, कह रहा है फॉर अ 3 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, अगर 3 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, तो 3 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में टीएसएस क्या हमेशा इक्वल होता है ईएसएस प्लस आरएसएस के? यार देखो, 3 वेरिएबल बोल दिया इसने एक काम, और ऑलवेज बोल दिया दो काम। क्या जी, एक तो इसने वर्ड 3 वेरिएबल लगा दिया और एक इसने ऑलवेज लगा दिया। आप मुझे बताओ, क्या 3 वेरिएबल मॉडल ये वाला नहीं होता है? एक तो ये पढ़ा है आपने, β1 प्लस β2x2i प्लस β3x3i प्लस म्यू आई। क्या आपने ये मॉडल नहीं पढ़े, ओरिजिन मॉडल? टू लिख लेते हैं, β2x2i β3x3i प्लस म्यू आई। याद है? अगर ओरिजिन मॉडल आ गया, इसने तो नहीं बोला ना कि इंटरसेप्ट मॉडल है या नहीं, ये आपको याद होगा विद इंटरसेप्ट होता है, और ये विदाउट इंटरसेप्ट होता है। विदाउट इंटरसेप्ट वाले में हमारा हमारा टीएसएस ईएसएस आरएसएस का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? विद इंटरसेप्ट वाले में होता है, विदाउट में नहीं होता है। विदाउट इंटरसेप्ट में तो आपको याद होगा मेरे आर स्क्वेयर का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है ओरिजिन मॉडल में। तो दैट इज वाई यहाँ पे आरएसएस ये रिलेशन नहीं बनता है। तो ये स्टेटमेंट थियोरी में आप एक्सप्लेन कर लेना, थोड़ा मैंने आइडिया आपको दे दिया है। आंसर इज फॉल्स। एम आई क्लियर? क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा पार्ट किया था? ई पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट को भी उठा लेते हैं। ओके जी, हाँ मैंने ई और एफ दोनों उठा लिए हैं, करके कॉपी कर रहा था, मुझे याद आया टेक्नोलॉजी थोड़ी फास्ट है। हाँ, अब ठीक। ई पार्ट कह रहा है इट कैन इजीली हैपन दैट एफ स्टैटिस्टिक्स इज सिग्निफिकेंट व्हाइल टी स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। आई होप इसके लिए तो थ्योरी भी समझाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर किया है हमने इसी बात के लिए पूरा, मल्टी कॉलिनियरिटी का। वहां तो पता ही ऐसे लगा रहे थे, एफ की वैल्यू कह रही है सिग्निफिकेंट है, इंडिविजुअल कह रहे हैं हम सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी वैल्यूज छोटी छोटी, आर स्क्वायर बड़ा बड़ा आता था ना। तब होता था मल्टीकॉलिनियरिटी में होता था, तो इट कैन इजीली हैपन। आंसर इज ट्रू। मल्टीकॉलिनियरिटी का कंसेप्ट इसमें थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे, थियोरिटिकल है, कुछ प्रूफ नहीं है, तो मैंने करा नहीं है। ओके, मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, थियरी आप आई होप खुद से लिख लोगे। ठीक है जी, अब देखो एफ पार्ट उठा ले, एफ भी देख लो। कह रहा है ना, रिग्रेशन मॉडल विद इंटरसेप्ट, रिग्रेशन मॉडल अगर विद इंटरसेप्ट है तो नंबर ऑफ डमीज फॉर ईच क्वालिटेटिव वेरिएबल मस्ट बी वन लेस देन नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल।
अगेन फिर से पढ़ लो, विद इंटरसेप्ट है। अरे हाँ हाँ सर, याद आ गया, दो तरीके होते थे। अगर विद इंटरसेप्ट होता था तो n कैटेगरीज के लिए n-1 डमीज इंट्रोड्यूस करते थे। और अगर विदाउट इंटरसेप्ट होता था तो n कैटेगरीज के लिए n डमीज इंट्रोड्यूस करते थे, है ना। वरना आपको याद है क्या हो जाता था, डमी वेरिएबल ट्रैप, ट्रैप में उलझ के रह जाते थे हम लोग, है ना। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डमीज फॉर ईच क्वालिटेटिव वेरिएबल मस्ट बी वन लेस देन नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल। यस इट इज ट्रू। ठीक, जो भी मैंने हिंदी बोला अंग्रेजी में लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप समझ आता है। चलो जी, अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या तो प्रूविंग आ रहे होते हैं, या थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन आ रहे होते हैं, तो ये तो समझ आ गया। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, पढ़े जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन उठा लें क्या? चलो उठा लेते हैं। पहले दो पार्ट उठा लेते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे भी आ जाएंगे। चलो जी, क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग डेटा फॉर 110 स्कूल, 110 स्कूल, मतलब ये एन दिया हुआ है 110। क्या जी? आगे, फॉलोइंग मॉडल ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इनकर बाय द स्कूल वाज एस्टिमेटेड। ओहो, डमी का क्वेश्चन है। डमी की क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा पढ़ो ही मत यार, ज्यादा मत पढ़ो इसको। पहला काम क्या है? एक्सपेक्टेड वाई निकाल लो। अभी निकालते हुए डमी तो पढ़ लें, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। मॉडल दिया हुआ है, टी वैल्यूज दिया हुआ है, जैक की वैल्यूज दे रखी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई आई दिया हुआ है हमें कुछ कुछ, एनुअल एक्सपेंडिचर इनकम बाय स्कूल है। एक्स आई दिया हुआ है नंबर ऑफ बच्चास, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो, और अगर प्राइवेट स्कूल है तो। ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वाई आई पहले निकाल लेना चाहिए। सबसे पहले व्हेन डी इज वन, वन स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल, एंड व्हेन डी इज जीरो, जीरो स्टैंड्स फॉर प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो अगर डी वन होगा, व्हेन डी इज वन, तो आपको पता है आपका मॉडल कैसा दिखेगा? आपका मॉडल दिखेगा लॉग, ये एक्सपेक्टेड वाई आई नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग वाई आई है। यहाँ पे लॉग वाई आई लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये आ जाएगा व्हेन द डी इज जीरो, वन, व्हेन द डी इज वन, 138.8 माइनस 1.57, 1.71। ठीक है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट आ गया है और डिफरेंशियल स्लोप भी आ रहा है। ठीक है, प्लस 0.808 माइनस 0.094 एक्स आई, एक्स आई। ठीक है, कैलकुलेट करके मैंने कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिए थे, तो मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इट्स हाउ मच, ये आ रहा है 137.229। ठीक है, मैंने फटाफट आपके पेपर के लिए कैलकुलेशन करी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कृपया बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये मॉडल आ गया हमारा। व्हेन डी इज जीरो, जब डी जीरो होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगा और ये वैल्यू भी नहीं आएगा, फिर तो मॉडल सीधा ही कैलकुलेटेड है। सीधा सीधा मेरा आंसर क्या आ जाएगा? व्हेन डी इज जीरो तो 138.8 प्लस 0.808 एक्स आई। ओके, दिस इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू। गवर्नमेंट स्कूल का अलग निकाल लिया, प्राइवेट स्कूल का अलग निकाल लिया। अब हम किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने लायक हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये आपका मॉडल है, अगर, तो राइट द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल। ओ माय गॉड, हम तो लिख दी पहले ही। तो जी, गवर्नमेंट स्कूल की इक्वेशन, ये रहा फर्स्ट पार्ट। फिर कह रहा है प्राइवेट स्कूल, ओहो ये रहा दूसरा पार्ट। लिख दी इक्वेशंस हमने, गवर्नमेंट स्कूल की क्या है, ये रही। प्राइवेट स्कूल की क्या है, ये रही। सॉर्टेड, पहले पार्ट में लॉग ऑफ वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगी थी, निकाल दी। फिर उसके आगे इंटरप्रिटेशन देना है स्लोप कोएफिशिएंट का दोनों कैटेगरीज के लिए। स्लोप कोएफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन क्या है आपका? ये आपका मॉडल है, ये याद है ना? लॉग लिन मॉडल है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हेन द एक्सरसाइज इंक्रीज बाय 1 यूनिट
then the average yi goes up by this टू 100 करके, याद है ना? तो उस तरीके से हम एक्सप्लेन करते थे, तो वैसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इस मॉडल को अलग और इस मॉडल को अलग। ठीक है, तो दोनों का इंटरप्रिटेशन लिखना है, वो आई होप आपको लिखना आता है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो ऐसी चीजों के लिए 1 to 1 मुझसे बात कर लेना। ठीक, तो ये आपको समझ आता है, फर्स्ट पार्ट आपसे हो जाएगा कंफर्टेबली। प्रैक्टिकल जो था वो मैंने आपके लिए कर दिया है। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है चेक द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल इंटरसेप्ट। इसे बोलते थे डिफरेंशियल इंटरसेप्ट भाई, इस वाली वैल्यू को, मतलब इस वाली वैल्यू को, है ना? तो दिस इज माय डिफरेंशियल, ये मेरा डिफरेंशियल इंटरसेप्ट है, और ये मेरा डिफरेंशियल स्लोप है, स्लोप ड्रिफ्टर, याद है? चलो, कह रहा डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट, अच्छा स्लोप ड्रिफ्टर भी, दोनों को ही मांगा है इसने। ओके ओके, तो दैट मींस अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं, ये मेरा बीटा 1, ये मेरा बीटा 2, ये मेरा बीटा 3, ये मेरा बीटा 4, तो मेरा क्वेश्चन यहां पे किसका मांग रहा है? बीटा 2 का। और यहां पे किसका मांग रहा है? बीटा 4 का। यहां लिख दो बीटा 4 का। दोनों की टी टेस्टिंग करनी है at 10% level of significance, and based on the conclusion of these tests draw the population regression line। ओ लाइंस भी ड्रॉ करनी है, याद है? ग्राफ ड्रॉ करवाए थे। चलो फिर मैं ये करके दिखा देता हूँ, ये मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप B2 के लिए करेंगे, फॉर बीटा 2 कर लेते हैं। आपको याद होगा नल सेट करते थे, बीटा 2 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम है ना हम लोग, तो बीटा 2 इक्वल्स टू 0 ओवर द ऑल्टरनेट बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। जल्दी से टी फॉर्मूला ब्रेन में रिकॉल कर लीजिए, B2 माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2। लिख के दिखाना होता है, जबकि टी वैल्यू क्वेश्चन में थाली में परोस के दे रखी है। फॉलोस टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस के। व्हाट इज के हियर? 4। चार हमारे पास पैरामीटर है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। ए इज अ नंबर ऑफ पैरामीटर, n माइनस 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी का वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्टली -1.06। कैलकुलेटेड टी दे रखा है माइनस वन पॉइंट कितना, -1.06। ठीक है, अब आप क्या करोगे? टी का टेबल वैल्यू देखोगे, अपना बेल शेप कर्व बनाओगे, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन प्लॉट करोगे। वैसे आप रूल ऑफ थंब वाले लोग हो, आप सीधा आंसर कर सकते हो, आपको याद है। ठीक है ना? तो 5% लेवल के लिए 5%, यहाँ 5% मतलब 10% था ना, फिर टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। 5% लेवल के लिए वैल्यू आप टेबल वैल्यू ढूंढ लोगे। 5% का टेबल वैल्यू वो आप मेरे ख्याल से निकाल लेना, मैं डायरेक्टली टेबल में से देख के लिख देता हूँ। 5% एन आपका 110 है, विच इज क्वाइट लार्ज। है, फिर से बोल रहा हूँ, रूल ऑफ थंब से भी कर सकते हो, 1.6 वैल्यू होता है और उसके आसपास ही आता है। वैसे यहाँ पे भी वही आ रहा है, -1.658 से 1.658 के बीच में। मेरा वैल्यू कितना है? -1.06। -1.06 कहाँ लाई करेगा? -1.606 नंबर लाइन पे यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरा टी का कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, मतलब डू नॉट रिजेक्ट में आ रहा है ना? तो आप लिख दोगे डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है, और ऐसे सीधा नहीं लिखना होता, स्टेटमेंट में लिखना होता है, आपको याद होगा। calculated value, since the calculated value is smaller than the table value, therefore value lies in the do not rejection region. Hence we are not able to reject the null hypothesis। null hypothesis एक्सेप्ट किया है, मतलब ये हमारा इनसिग्निफिकेंट है। क्या ये हमारा कंक्लूजन आया है कि ये तो हमारा इनसिग्निफिकेंट होने का मतलब क्या है? कि आपने जबरदस्ती डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी हमें मॉडल। चलो, सेम काम आप पूरा का पूरा बीटा 4 के लिए कर लोगे। सेम काम आप पूरा का पूरा बीटा 4 के लिए कर लोगे, फॉर बीटा 4। अब वो पूरा पैटर्न आप कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है ना सीधा, तो इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं। इट्स -2.04, ये रहा आपका बेल शेप कर्व। ठीक है जी, ये रही आपकी -1.6 से 1.6। कैलकुलेटेड था आपका -0.04।
तो आपको पता है वो समवेयर राउंड यहाँ लाई करेगा कहीं पे -2.04, तो ये हमारे रिजेक्शन रीजन में आ गया है। का मतलब क्या है, नल क्या होगा इस बार, रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट मतलब सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे मॉडल में इंटरसेप्ट, दो अलग अलग जो मॉडल मैंने बनाए हैं, ये जो मैंने दो अलग अलग मॉडल बनाए हैं, इनके इंटरसेप्ट सेम होने चाहिए थे। हाँ, स्लोप इनका डिफरेंट होना चाहिए था। इंटरसेप्ट सेम और स्लोप डिफरेंट। आपको याद है ग्राफ ड्रॉ किया था हमने इसके लिए। इंटरसेप्ट आर सेम, इंटरसेप्ट सेम है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, बट स्लोप अलग अलग है। आता है याद? वैसे कुछ बताया था। तो हमारे ये ऐसी दो लाइंस बन जाएंगी, वन फॉर प्राइवेट, अनदर फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। दिस इज आर एक्स आई, दिस इज आर लॉग ऑफ वाई आई। तो मेरा मॉडल ऐसा डिसाइड हुआ है कि बीटा वन तो सेम रहेगा, पर बीटा थ्री बीटा फोर आएगा, बीटा टू की जरूरत नहीं थी। चलो खैर, आता है समझ? हाँ, पहले दो पार्ट तो हमने इस क्वेश्चन के कर दिए हैं। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है टेस्ट द हाइपो, अच्छा देखो थर्ड ना डिफरेंट दुनिया का आ गया। याद है वो जारक्यूबेरा टेस्ट ही उसका आ गया। टेस्ट द hypothesis that the population error term is normally distributed at 1% level of significance when it is given that the residuals given that for the residual skewness दिया हुआ है, kurtosis दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन उठा लेता हूँ। 6 मार्क के 3 पार्ट्स हैं बच्चों, 6 मार्क के 3 पार्ट है। और मैंने आपको पहले ही भी बोला था, पेपर की अच्छी बात क्या होती है, इको ट्रिक्स का पेपर किसी के लिए बहुत आसान है, किसी के लिए ऐसा है कि बहुत इजी है, और किसी के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन दोनों ही केस में पेपर आप खत्म कर दोगे 2 घंटे के अंदर अंदर ही। जिसको आता होगा वो भी फटाफट फटाफट कर रहा होगा, और जिसको नहीं आता होगा वो भी फटाफट फटाफट छोड़ ही रहा होगा, है ना? तो मुश्किल है, ऐसा नहीं है। मतलब मुश्किल मुश्किल मतलब पेपर में, पेपर आसान है लेकिन पेपर में बैठना मुश्किल है अगर आपने पढ़ा नहीं है ना? चलो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, क्योंकि दुनिया अलग है थर्ड पार्ट की, तो हमारे पुराने क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। एन की वैल्यूज उठानी होंगी, हाँ एक दो चीजें उठानी होंगी। पहले आप अपने जारक्यूबेरा के पैरामीटर्स, जारक्यूबेरा का स्क्यूनेस कर्टसिस का वैल्यू लिख लो और फॉर्मूला रिकॉल कर लो दिमाग में, मेरे साथ साथ ना रिकॉल करते रहना। तो स्क्यूनेस वैल्यू इज 0.28, कर्टसिस वैल्यू इज 2। ठीक है, हमारे जेबी टेस्ट का फॉर्मूला हुआ करता था, जेबी टेस्ट था n/6 एस स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर, k-3 का होल स्क्वायर, माय बैड, अपॉन 4। ठीक है, ये फॉलो करता था काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि दो ही पैरामीटर स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एन हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 110 शायद ना, पर में से 10 ही दे रखा है बिल्कुल। एन हमारे क्वेश्चन में 110 था। आप ऊपर से आपके पास क्वेश्चन पेपर है वैसे, वहां से भी देख सकते हो, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। 110/6, स्क्यूनेस 0.28 का स्क्वायर प्लस कर्टिसिस 2 - 3 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 6.02066। कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है ताकि टाइम खराब ना हो। ठीक है, इतनी बातें आप पेपर में, इतना टाइम बस पेपर में लगा लेना, ठीक है, खुद से तो आपको समझ आ जाएगा पेपर कितनी जल्दी खत्म। एनीवेज, और मैं 7 क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप पेपर में 5 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब सर आपने तो रूल ऑफ थंब बताया था सर वो तो 6 के लिए ही था, ये तो 6 ही आ गया। अरे कोई कसम थोड़ी खाई थी किताबें हाथ रख के। अभी किसी ने मुझसे डाउट में पूछा भी कि सर अगर 6 ही आ जाए तो क्या करें, तो टेबल वैल्यू, ये तो रूल ऑफ थंब से नहीं होगा। हाँ तो मत करो ना बच्चों रूल ऑफ थंब से। ये बेल शेप कर्व जो बचपन में बनाते थे, ये किस लिए बनाते थे? इसीलिए तो बनाते थे। आप अपनी टेबल वैल्यू देखो, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दे रखा था 1%। 1% लेवल, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेबल वैल्यू उठा लेना। मैंने उठा लिया है तो मैं बता देता हूं, विच इज 9.21। आपकी जो 6 वाली वैल्यू आ रही है वो यहां कहीं आएगी। ठीक है, इस रीजन में आएगी। नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, जल्दी से बता दो। एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन, बोलो। एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है,
अरे अरे अरे, नल ऑल्टरनेट तो हमने सेट ही नहीं किया, सॉरी माय बैड। नल हाइपोथेसिस क्या होता था? म्यूआईज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता था? म्यूआईज आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरा नल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब मेरे एरर टर्म्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आता है समझ? तो क्वेश्चन कह रहा था, हाँ ऑल्सो ठीक है, व्हाट इज द रैशनल फॉर द अजम्पशन दैट द पॉपुलेशन एरर टर्म फॉलोज, तो हमने दिखा दिया करके जारक्यू बेरा टेस्ट से। आता है समझ? क्लियर बच्चों? क्लियर? मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन में कैसे बताओगे? मन में बोल दो यार, मेरे दिल तक आवाज पहुंच जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? बोर ना हो जाओ ना वीडियो में, इससे फालतू की बातें कर रहा हूँ। ओके, चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप कर्व। आपको याद है ये क्वेश्चन? वैसे तो देखो इकोट्रिक्स के पेपर में ना अच्छी बात ये होती है कि इकोट्रिक्स के पेपर में ऐसा ही कहते हैं सब, कि हर बार क्वेश्चन नया आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपने पहले नहीं देख रखा होगा। कौन कहता है? झूठ बोल रहा है। फिलिप कर्व, ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट बुकलेट में वैल्यू तक सेम है, जो कि होना नहीं चाहिए था। इतना वैल्यू तक सेम आ जाए तो गंदी बात है बच्चों, ठीक है? लेकिन है, ऐसा ही है, ठीक है, बाई चांस। चलो खैर एनीवे, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन। ओके, कैमरा बटन प्रेस हो। चलो खैर एनीवेज, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि मुझे लिखने का स्पेस मिल जाए, और अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास असाइनमेंट बुकलेट तो है ही बच्चों, तो वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर तो सभी के पास होता ही है, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर एस्टिमेटिंग द फिलिप कर्व ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 1958 से 69 तक, 58 से 69 तक नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए? ये हुए नंबर ऑफ ईयर्स 11, है ना? और मैंने कहा था +1 12 ले सकते हो, भावुक मत हो जाना। सर सर मेरी बुक में मेरी मैम ने बोला तो 11 ही लेना है। 11 ले लो यार, एक ही बात है, बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी आता है। लेकिन कोई एक साल मैं बोलता हूं कि इंक्लूड कर लिया करो, बाकी ऐसी कोई कसम नहीं खाई है हमने। तो NS12 है, फंक्शन दिया हुआ है, टी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे रखे हैं, आर स्क्वायर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो डर्विन वॉटसन कराने वाला है क्या? चलो देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। वाई है रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस, एक्स है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट एस्टीमेट। इंटरसेप्ट एस्टीमेट को इंटरप्रेट कर दो तो आपको याद होगा, ये जो हमारा इंटरसेप्ट होता है, ये क्या होता है? एसिम्पटोट वैल्यू ना, इज -0.2594। इंटरप्रिटेशन बता रखा है कि जब x की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज होगी, मतलब x की वैल्यू जब जीरो पहुंच जाएगी, अप्रोच होगी, ठीक है, जब इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा, तब हमारा एवरेज वेज इतने रुपीज का, वो आप स्टेटमेंट में लिख के समझा देंगे। आता है याद इतना? है ना? इतना तो आई होप सबको याद आता होगा। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में? ये कह रहा है, और इज देयर एनी एविडेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन? कह रहा है क्या यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन का एविडेंस है? तो अपना डी का वैल्यू उठाओ, चेक करो ये डी का वैल्यू कितना है। तो हमारा डी का वैल्यू दे रखा है 0.6394। से बड़ा या टू से छोटा? सर टू से छोटा। से छोटा है, एन आपने 12 लिया है, आपको याद होगा तीन रीजन्स आप ड्रॉ करते थे। एक से पहले 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ये क्या होता था? नो डिसीजन जोन। क्या जी? ये नो डिसीजन जोन था हमारा, ठीक है? अपर लोअर वैल्यू में टेबल से उठा लेता हूं,
ये हमारा था पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ये नो पॉजिटिव, ऐसे ही था क्या? क्या था, मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं हूँ, इतनी आदत पड़ गई है बच्चों लाइव पढ़ाने की कि मैं भूल गया हूँ। ओके ओके, तो आप मुझे करेक्ट भी करा पाओगे? सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ, सर आप गलत लिख रहे थे, पता है बच्चों, याद नहीं रहता ना कि आपके बोलने का वेट कर रहा होता हूँ मैं। चलो खैर, जानते हैं लोग जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें तरीका क्या रहता है। एनीवे, अभी क्या है, नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, पॉजिटिव, ये भी क्या, मैं ही सही बता, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन की बात करते थे हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता था, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, नेगेटिव एसी एग्जिस्ट, याद है? तो अपने अपर लोअर की वैल्यू टेबल से उठा लेंगे, आपको पता है के डैश कितना है इसमें, एन कितना है इसमें, आपकी अपर वैल्यू लोअर वैल्यू में उठा रहा हूं, डी अपर डी लोअर, लोअर डी अपर, टेबल 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 टेबल, ये रही बुक, टेबल वैल्यू में लोअर वैल्यू इज 0.971 एंड द अपर वैल्यू इज, सॉरी पॉजिटिव, चलो, अपर वैल्यू इज 2.669, 0.66, ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यूज, ठीक। हाँ, ये हमारा जोन बन चुका है। अब अपनी आपकी जो वैल्यू आ रही है 0.63, वो लाई कर रही है कहीं यहां पे, मतलब पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मींस क्या है, देयर देयर माइट एग्जिस्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, क्या होता है, हो सकता है। हमेशा आपको बताया था मैंने, कभी भी हाँ मत बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी आंसर मत देना, हमेशा लूप में रखना, ठीक है? तो नल ऑल्टरनेट स्पेसिफाई कर लेना इसका भी, और आगे चलते हैं। अब जाना है, समय आता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में चलते हैं। कह रहा है आउटलाइन द मेथड ऑफ एस्टिमेशन दैट विल प्रोड्यूस ब्लू एस्टिमेटर। अगर एसी है तो आपको याद है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के सारे स्टेप लिख के दिखाने हैं आपको, याद है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, मॉडल रहेगा, ठीक है, उसे रो से मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट बोथ, याद है? तो वो सारे के सारे स्टेप लिखने हैं, मैं स्टेप फटाफट से मेंशन कर देता हूं। जैसे सेकंड पार्ट, फटाफट से लिख रहा हूं, अपने आप कैलकुलेट बाकी कर लेना। बीटा वन प्लस बीटा टू 1/xi प्लस म्यू आई है, ठीक है जी। वैल्यूज के साथ लिखना चाहिए, वैसे वो ज़्यादा बेटर रहता है, बाकी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो आपका वाई आई बनेगा, पहले इसका लैग्ड वैल्यू लेंगे आप, और ये टाइम टाइम बेस्ड होगा तो टी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है? टाइम वेरिएंट है हमारा, टी लगा देते हैं इसमें। ये हमारा आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप था लैग्ड फॉर्म, बाई ऑफ टी माइनस वन, बीटा वन, बीटा टू, 1/x(t-1) प्लस म्यू ऑफ टी माइनस वन। द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन का रिलेशन क्या था आपको याद होगा, वैसे मैंने लिखा नहीं था, लिख देता हूँ, म्यू ऑफ टी इक्वल होता है रो टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ टी माइनस प्लस वी आई के। तो हमारा वी आई म्यू ऑफ टी माइनस रो, ठीक है, ये किया हमने, फिर पूरे को रो से मल्टीप्लाई किया, रो टाइम्स ऑफ, फिर सब्ट्रैक्ट बोथ, पहली इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ, ठीक, हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। आता है, ये स्टेप मैंने बहुत बार लिखवा रखे हैं, बस ये दोबारा से लिख के दिखा दिया है आपको। ठीक है जी, एक एक करके ये बन गया y
टी स्टार बीटा वन स्टार एक्स स्टार। अब बीटा टू ये अलग अलग ही लिख सकते हो आप इसको जैसे मैं बीटा टू स्टार एक्स। और ये हमारा मेन, ये हमारा वी टी क्या है, ठीक है। और आपको याद है हमने ये करा भी था कि ये जो एरर टर्म आ रहा है इस ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ, क्लियर। ये ट्रांसफॉर्म मॉडल दिखाना था सेकंड वाले पार्ट में। तो कह रहा है आउटलाइन द मेथड, मेथड लिख दिया है, स्टेप वाइज इसे मेंशन कर देंगे। आता है समझ बच्चों, याद आया। क्वेश्चन वैसे हमने सेम कर रखा है, असाइनमेंट बुकलेट में भी सॉल्यूशन भी भेज रखा है मैंने इसको सॉल्यूशन बुकलेट के साथ, लेकिन अगेन आपके लिए दोबारा कर दिया। हाँ, बी पार्ट पढ़ो, बी पार्ट अच्छा है इसका। क्या कह रहा है, यहाँ तक आई होप समझ आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत है फिर बोल रहा हूँ, 1 to 1 मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग रिग्रेशन फंक्शन ऑन सेल्स रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर फर्म फॉर द लास्ट 10 months। जी, मॉडल दे रखा है, कुछ कुछ दे रखा है, एक्स बार दे रखा है और सिग्मा एक्स टी स्क्वायर दे रखा है। इसको देख के याद आ रहा होगा ये शायद फोरकास्टिंग एरर का क्वेश्चन, और शायद नहीं, हाँ ये फोरकास्टिंग एरर का क्वेश्चन। पढ़ते हैं। कह रहा है वाई इज अ मंथली सेल एक्सिस और समथिंग, फाइंड द प्रिडिक्टेड मीन सेल रेवेन्यू if the advertising expenditure for the next month is $30 billion with the 99% confidence interval। मैं इंफॉर्मेशन उठा के लिख रहा हूं इसकी, मेरी इंफॉर्मेशन में मेरा एक्स नॉट दे रखा है $30 million। यूनिट एक बार चेक कर लेना कि ये मिलियन में ही था ना, एक्स एक्स था मंथली एक्सपेंडिचर इन मिलियंस, वाई होता तो वो बिलियंस में था, तो हमें चाहिए। चलो, एक्स नॉट है मेरा 30 मिलियन, ठीक है, एन मेरा था 10, ही मेरा n-2, वो आपको पता ही है, फॉलो करता है n-2 को। एक्सपेक्टेड y बाय एक्स नॉट इज बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स नॉट होता है। वेरिएंस ऑफ y बाय एक्स नॉट फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर 1/n एक्स नॉट माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स आई, हाँ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक करके पैरामीटर्स की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, हमारे पास पैरामीटर क्या क्या थे। तो ठीक है, एक्स आई दे रखा है 100 और एक्स बार दे रखा है, तो हमारी वैल्यूज हमें क्या क्या दे रखी हैं। अब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नहीं है, अब ये भी निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके ये तो वेरिएंस का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, ये इसी का रूट करना है ना, का रूट करना है। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर लिखूंगा वाई बाय एक्स नॉट का, इसका रूट करना है पूरे का। और स्टैंडर्ड एरर आपको याद होगा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनता था, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता था ये, एक्सपेक्टेड वाई बाय एक्स नॉट, एक्सपेक्टेड वाई बाय एक्स नॉट प्लस माइनस टी वैल्यू, टी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बाय एक्स नॉट, ठीक। अब एक एक करके सारे पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। पहले एक्सपेक्टेड वाई बाय एक्स नॉट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास B1 क्वेश्चन में दे रखा था 51.508, B2 क्वेश्चन में दे रखा था, ये मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूँ, बार बार स्क्रॉल करके नहीं आ रहा। एक्स नॉट दिया हुआ था 30, वैल्यू सारी की सारी कैलकुलेट कर लोगे, वाई आई हैट आपका आ गया 51.508 प्लस 30 इंटू 0.054, और ये कैलकुलेट होके आएगा 51। मे बी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उतना आप एक बार सेल्फ चेक कर लेना। स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा सिग्मा स्क्वायर भी दिए रखा है 1.02, बिल्कुल सही।
तो हमारी यहीं पे लिख देता हूँ वो वैल्यू, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.02 इंटू 1/n, n था मेरे ख्याल से, x माइनस एक्स बार, x नॉट माइनस एक्स बार, x नॉट कितना था 30, x बार था 25 शायद। अब मेरे पास, मैं चलो क्वेश्चन से देख रहा हूँ, आप देख लें। 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मेरे क्वेश्चन में दे रखा था एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा 500 माइनस 10 ठीक है जी। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये पूरा कैलकुलेट करके आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.024। लाइकली यही कैलकुलेशंस हैं, अगर मैंने कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटर से ना कर दी। तो स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट इसका निकल के आएगा कितना, 0.51 प्रोबेबली। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये हमारा एक्सपेक्टेड वाई नॉट, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर। ई अल्फा बाई 2 आप टेबल से उठा लेंगे तो हमारा 99% सी आई कितना बन के आएगा, ये आएगा 53.128 प्लस माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू ऑफ टी इज 3.355 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग, एंड 2.4517 है। और इसे मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्या मैं कर दूं कैलकुलेट ये वाला भी, हाँ आंसर मैच करना हो तो अगर बाकी कैलकुलेशन ठीक है तो मैं चलो ये भी कैलकुलेट करता हूँ। 558 प्लस 55 इन दिस, क्या आ गया, प्लस 50 करेंगे, शायद ये आंसर आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है? चलो एनीवेज कैलकुलेशन में ध्यान, आपको क्वेश्चन समझा रहा था, क्वेश्चन समझ, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है डन। आता है समझ, डन, आता ही। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन कर दिया हमने, थर्ड, तीन क्वेश्चंस हो गए हैं, चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है इन रिग्रेशन ऑफ हाउसिंग एक्सपेंडिचर इन वाई एनुअल इनकम ऑफ फैमिलीज ऑफ सैंपल, सैंपल ऑफ 27 मतलब एन दे दिया हमें, ठीक है, मॉडल कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। कह रहे हैं ऑन प्लॉटिंग द रेजिडुअल्स अगेंस्ट एक्सआई, एक्सआई के अगेंस्ट हमने प्लॉट किया रेजिडुअल्स को, ठीक है जी। इट वॉज फाउंड दैट द वेरियंस ऑफ द रेजिडुअल इंक्रीज विद एक्सआई, एक्सआई के साथ साथ अगर वेरियंस बढ़ रहा है, वेरियंस ऑफ रेजिडुअल एक्सआई पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या रहा होगा, हेट्रोस्किडास्टिसिटी, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डज इट इंडिकेट, और हमें कैसे पता लग रहा है, पहली लाइन में बोला है उसने, ओके, वहीं से पता लग गया हमें कि इट वाज फाउंड दैट द वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल इंक्रीज एक्सआई, एक्सआई के साथ साथ बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, वो रिलेशन क्या है वो नहीं बताया उसने अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन हमें पता लग गया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी। कोई भी एक टेस्ट इसके लिए डिटेक्ट करके देना है, आपको पता है बहुत सारे टेस्ट है, वाइट जनरल टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, पार्क टेस्ट, क्रूज गॉडफ्रे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, कोई एक टेस्ट आपने एक्सप्लेन करना है पूरे स्टेप्स के साथ। स्टेप नंबर 1 मॉडल कैलकुलेट करेंगे, रन करेंगे रिग्रेशन मॉडल, स्टेप 2 स्टेप 3 जो भी था, इसका भी एक्सप्लेन करोगे उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। थ्योरेटिकल है, मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा। सेकंड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेज देने हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी का पहला काम, एंड विच टाइप ऑफ डेटा सेट इज मोर लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड, आपको पता है हेट्रोस्किडास्टिसिटी का प्रॉब्लम ज्यादातर कौन से टाइप ऑफ डेटा में मिलता है, जहाँ पे हेट्रोजेनस यूनिट क्रॉस सेक्शन डेटा के अंदर, ठीक है। वो थियोरेटिकली आपने कॉन्सिक्वेंसेस बता देने हैं, ये बता देना है कि कहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन द एस्टिमेशन प्रोसेस ऑफ द वेटेड डब्ल्यूएलएस मेथड करके दिखाना है। अब इस बार उसने बता दिया, तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आई एम नॉट राइटिंग इट, मैं इसका थर्ड पार्ट आपके लिए, ठीक है जी।
इस बार मेरे क्वेश्चन ने बता दिया, ना, मेरा जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। शायद बोलने की भी जरूरत नहीं है, याद आ गया होगा। डिवाइड बाय किससे करोगे? एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन था, तो डिवाइड बाय एक्स आई करेंगे। ये मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई स्क्वायर है, और हमें प्रूव भी करना आता है बाद में इसका, अगर वो मांग लेता तो। ठीक है, हमारा मॉडल था ये, ओरिजिनल मॉडल आपने रिग्रेस किया होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 आई प्लस म्यू आई, लगाने की जरूरत आई लिख लेते हैं। ठीक है, अब डिवाइड बाय एक्स आई करोगे, बाय आई बाय एक्स आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 बाय एक्स आई प्लस बीटा 2 प्लस म्यू आई बाय एक्स आई, है, जिसे हम फर्दर वी आई लिख देंगे, आपको याद होगा। ठीक है, और आपको याद है हमें करना भी आता है कि एक्सपेक्टेशन आई स्क्वायर ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये हम प्रूव करके दिखा देंगे। साथ में ही कर देना चाहिए अगर मांगा है तो, वैसे उसने ऑल्सो मेंशन व्हिच इज द इंटरसेप्ट, उसने बोला नहीं है, बस एस्टिमेशन प्रोसेस देना है, लिख दोगे तो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वी आई स्क्वायर सिग्मा बता दीजिएगा। एज इट इज कर रखा है हमने, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, बस ये आपको रिकॉल करवा रहा था। तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल, स्टार स्टार लगा के लिखोगे तो इस टी स्क्वायर मेथड आता है यार। हाँ, बस ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर देनी है, और नीचे डिटेल इसकी बता देना। आपको पता है इस मॉडल का इंटरसेप्ट, अच्छा क्वेश्चन ने क्या बोला है, साथ ही साथ इंटरसेप्ट बताओ कौन सा है और स्लोप बताओ कौन सा है। पता है यार, व्हाट इज इंटरसेप्ट हियर? बीटा 2, एंड व्हाट इज स्लोप हियर? 1। ठीक, ये तो हमें देख के भी पता है, छोटी छोटी बातें बातें आंख पूरी खाते ना। चलो जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन मोरलेस थ्योरेटिकल था, अटेम्प्ट करना चाहिए ही चाहिए ऐसा क्वेश्चन, टाइम सबसे ज्यादा बचता है, सेव होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कुछ बच्चों को पॉलिनोमियल मॉडल में ना थोड़ी थोड़ी इश्यूज रहते हैं, और ये थोड़ा अजीब लगता है, ज्यादा होती है, तो क्यों इतना परेशान होते हो बच्चों? फिर से याद दिला रहा हूं, यू हैव ऑप्शन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कुछ पार्ट छोड़ने की, कुछ पार्ट छोड़ना है, ये नहीं कि आप सारे ही छोड़ने के पे ऑप्शन पे आ जाओगे, फिर तो मुझे सब में ही प्रॉब्लम आती है। सब में नहीं आनी चाहिए। ओके, सब में नहीं आनी चाहिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट कर लेते हैं। कह रहा है सपोज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल दिख रहा है was fitted to a cost output model of 18 firms. The following results were obtained. मॉडल दिख रहा है, वैल्यूज पहले मैं पढ़ के आपको याद ला देता हूँ। मॉडल दिख रहा है, कॉस्ट को रिग्रेस करा रखा है किस पे? व्हाट इज क्यू है? आउटपुट पे। तो आउटपुट बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे से आउटपुट ज्यादा बढ़ाओगे, कॉस्ट पहले कम होती है इनिशियली, तो विद द डिक्री इंक्रीज हो रही है विद द डिक्रीजिंग रेट। याद है ना इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज तो था बट विद द डिक्रीज रेट, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट और बढ़ रही है। और आपको रीजन याद है, सेम क्वेश्चन कर रखा है, वैल्यूज अलग है, हमने सेम क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, और उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें सीखा था ना कि बढ़ रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, एक लेवल के बाद आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ती है? कि आपको नई मशीनरी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा चाहिए होता है। आउटपुट ऐसे तो बढ़ नहीं रही है ना कि एक ही मशीन को आप निचोड़े जा रहे हो, है ना? तो मशीन की एक लेवल ऑफ आउटपुट है, उसके लेवल ऑफ आउटपुट तक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक तो आपकी कॉस्ट फॉल करेगी, उसके बाद वापस से इंक्रीज करेगी। लेकिन आउटपुट बढ़ाने के लिए कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि लेबर इन्वॉल्व हो जाती है, मशीनरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। चलो वट एवर, कह रहा है इफ द कॉस्ट कर्व आर टू हैव यू शेप एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बचपन की बातें पूछता है ना, ऐसा लगता है मजा भी नहीं आ रहा है। कह रहा है एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे क्या? हाँ जी सर, निकाल देंगे। मॉडल क्या है? मॉडल है B1 प्लस B क्यू आई प्लस B
3qy²। अब भावुक मत होना, मैंने प्लस ले लिया, प्लस ही लेते हैं जनरल मॉडल में। ये मत कहना सर वहां तो माइनस दे रखा है। अरे देने दो यार, उसको क्या दिक्कत है, माइनस उसके साथ तो जनरल मॉडल लिख रहे हैं ना भाई। कि ये आ गया एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते थे, आपको याद हो बचपन? एवरेज कॉस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, एक्स मेरा क्या है यहाँ पे, क्यू, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। डाल दो जी एवरेज कॉस्ट एसी। फिर नहीं है, कट जाएगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये छोटी बातें लिख के काट के छोटे बच्चों की तरह नहीं दिखा रहा हूँ। स्क्वायर। फिर आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था? सर मार्जिनल कॉस्ट होता था डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। ए भाई एक्स की रिस्पेक्ट में क्यों करोगे इस बार, और ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इसका कॉस्ट का। तो डेरिवेटिव भी आपको करना आता है, मैं एमसी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डेरिवेटिव करेंगे β1 0, ये β2 आएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टाइम्स ऑफ β3 बाय स्क्वायर बाय, और 3 टाइम्स ऑफ β4 क्यू बाय। चलो चलो, कहानियां थी लिख के दिखा दिए, बचपन की बातें मांगती उसमें। कह रहे कॉस्ट कर्व आर टू हैव यू शेप कर्व बन रहा है कॉस्ट का अगर है, और जरूरी नहीं ओरिजिन से ही पास करेगा, ऐसे भावुक मत आना बच्चा, आप ऐसे ठीक। कह रहे व्हाट आर योर प्रायरी एक्सपेक्टेशन अबाउट द इंटरसेप्ट एंड स्लोप एस्टीमेट। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? प्रायरी एक्सपेक्टेशन आपको पता होगा, प्रायरी का मतलब क्या होता है? अब प्रायरी का मतलब होता है आपकी नजर में क्या है, फंक्शन मत देखो, आपकी नजर में क्या है। हमारी नजर में लगभग शायद वही बातें होती हैं में भी आती हैं, लेकिन गलत भी हो सकती हैं, आपको पता है, तो आप खुद से जरा एक्सप्लेन वैसे मैं कर चुका हूँ, अभी स्टार्ट करते ही कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, देखो सबसे पहले बीटा 1 किसको डिनोट करता है, ये जो बीटा 1 है तो फिक्स कॉस्ट है फॉर श्योर, यही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट है। जैसे जैसे अपनी आउटपुट बढ़ाओगे, शुरू में जब आप आउटपुट बढ़ा रहे होगे तो आपको लेबर इन्वॉल्व करनी पड़ रही है, आपको असेट इन्वॉल्व करनी पड़ रही है, तो एक लेवल तक तो आपका कॉस्ट बढ़ रहा होगा। फिर आपने आउटपुट को और तेजी से बढ़ाना शुरू करा, है ना? उस केस में क्या होगा, जब आउटपुट आप और रिग्रेसली बढ़ा रहे होगे, ठीक है, तो आपके β3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, कि आप ऑप्टिमम, अबे आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे होगे। फिर आपने सोचा नहीं इसको और एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फिर दोबारा न्यू मशीनरीज और न्यू लेबर इन्वॉल्व होती है। तो प्रायरी हमें पता है कि β1 पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स कॉस्ट को डिनोट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है। β2 का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपने बोला, और वैसे भी क्वेश्चन ने भी बोल दिया, आप ज्यादा दिमाग ना भी लगाओ तो, इतना यू शेप कर्व, यू शेप कर्व क्या हो रहा है, पहले आपकी कॉस्ट, आपका जो इफ द कॉस्ट कर्व्स आर टू बी हैव यू शेप एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप कर्व है। यू शेप कर्व क्या है, मार्जिनल कॉस्ट आपको याद होगा, जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, आपका मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले आपका मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स का सेंस है पूरा का पूरा, और इको हम साथ साथ डिस्कस कर रहे थे। एमसी लो है, कॉस्ट हाई है, तो β2 नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। बीटा थ्री का वैल्यू क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, एमसी हाई, एमसी भी हाई, कॉस्ट भी हाई, तो आपका β3 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और क्या बचा, बीटा फोर आपका क्या होना चाहिए, बीटा 4 आपका यू शेप कर्व जा रहा है, एंड में जाते आते पूरा बढ़ गया है, तो अगेन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एमसी हाई, कॉस्ट कॉस्ट भी हाई, ठीक। ये हमारा नेगेटिव है क्योंकि बीच में आपने डिप करा दिया, शुरू वाला पॉजिटिव है क्योंकि आप डिप करा रहे थे, ओवरऑल डिप करा रहे थे, बीच में आपका बिल्कुल मिनिमम आ गया, देन हो गया इकोनॉमिक्स पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपको एक्सप्लेन करना था, तो इसको तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। सेकेंड पार्ट नहीं, इसके आगे अच्छा ये भी कह रहा है, चेक इफ दीज इज अ प्रायरी एक्सपेक्टेशन आर सैटिस्फाइड विद द गिवन मॉडल, यस, सारे के सारे साइन वही आए हैं जो हमने, जो हमारे क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेड थे।
फिर कह रहा है इंटरप्रेट द एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन स्टार्ट करते ही मैंने आपको क्यू स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन बताया था कि क्या बता रहा है कि आपका आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट विद द डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो बात आप थ्योरी में निकाल के बता सकते हो। ज्यादा, बहुत ज्यादा आपका एक्सप्लेन करने का मन कर जाए अगर, तो आप मार्जिनल कॉस्ट वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके भी B3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, अज्यूमिंग आपका आउटपुट जीरो है। वो जबरदस्ती की एक्सप्लेनेशन है, वो तो आप ऐसे करोगे कि आपने क्या किया, आपने मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन किया, वो लिख नहीं रहा मैं, वो उतनी सही नहीं है, मैंने आपको थ्योरी में उससे बेटर जस्टिफिकेशन दे रखी है। लेकिन अगर आप क्या करते, अगर आप डिफरेंशिएशन करते मार्जिनल कॉस्ट का पार्शियल अगेन, ये आता 2 टाइम्स ऑफ बीटा 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ बीटा 4 क्यू आई। ठीक है, अज्यूम करता मेरा क्यू जीरो है, आउटपुट जीरो है, तो मेरा बीटा 3 2 टाइम्स ऑफ बीटा 3 आया था। बीटा 3 मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का आधा है। ठीक है, एट जीरो आउटपुट, थोड़ी सेंस कम बनती है लेकिन ठीक, वो भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो करना चाहिए, हमें और एक्सप्लेन करना है तो। ओके, चलिए जी, फर्स्ट पार्ट समय आता है, सेकंड पार्ट समय आता है दीप। कह रहा है वाई बी द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, X2 एक्सपोर्ट है, X3 इंपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट है। अरे 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 अरे, मल्टी कॉलिनियरिटी का प्रॉब्लम लाके देगा क्या भाई। X4 क्या कह रहा है, X4 नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है बच्चों, पूछ रहा हूं, बताता हूं। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक मिनट, एक्सपोर्ट तो इसने सर ऑलरेडी ले रखा है, ये रहा X2। इंपोर्ट भी सर इसने ऑलरेडी ले रखा है, ये रहा X3। मतलब मेरा वाई आई अगर मैं एक बार देखूं, X4 जो है मेरा, वो X3 माइनस X2 नहीं है क्या, X2 माइनस X3 आई कैन से, X2 माइनस X3 नहीं है क्या, तो X2 माइनस X3 बन रहा है ना। ये X2 माइनस X3 लिख दोगे, फिर आप दिखा दोगे अरे अरे अरे, ये तो परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी का केस आ रहा है। क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है, क्या बन रहा है ये, परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं वैसे, क्वेश्चन मांग क्या रहा था, एक बार पढ़ भी लो। कि हम तो आंसर करने लग जाते हैं, इतना अच्छे से तैयारी कर रखी है कि बस मन करता है क्वेश्चन देखो और आंसर निकाल दो। चलो पढ़ लेते हैं। कह रहा है विच assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज वायलेटेड, लिख दिया हमने, नो परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी की assumption वायलेट हो गई है। इफ यू एस्टिमेट दिस इक्वेशन बाय OLS मेथड देन विच ऑफ पैरामीटर कैन बी एस्टिमेटेड, कौन से पैरामीटर आप निकाल पाते हैं, आपको पता है इसका ट्रांसफॉर्म मॉडल बना दोगे आप, वाई आई आपका बन जाएगा X2 माइनस X3 कर बीटा 1, एक्स टू कॉमन आएगा तो बीटा 2 प्लस बीटा 4 X2 आई, बीटा 3 माइनस बीटा 4 X3 आई। तो इस मॉडल को ऐसे लिख सकते हो, वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 स्टार X2 आई, बीटा 3 स्टार X3। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें इक्वल सिग्निफिकेंस आप बता नहीं पाओगे, इंडिविजुअल मार्क नहीं दे पाओगे। याद आता होगा हमने कुछ ऐसे से ही करा था। गॉट इट, है जी। तो ये मॉडल कैलकुलेट कर दोगे, इसके अलावा और क्या मांगा है उसने, बस ये एक्सप्लेनेशन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन लॉग लॉग मॉडल का है, क्वेश्चन नंबर 6 भी उठा लेते हैं। मिस समथिंग, क्या ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा उठा ले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर कैफेटेरिया द फॉलोइंग इक्वेशन वाज एस्टिमेटेड यूजिंग क्लियरली डेटा ऑन द कप्स ऑफ चॉकलेट्स फ्लेवर्ड कोल्ड कॉफी सोल्ड। मॉडल दिया हुआ है, नॉट ऑल कप्स इन द कैफेटेरिया आर ऑफ सेम साइज, ठीक है। ईयर दे रखा है, यहाँ से आप एन कैलकुलेट कर लोगे।
ओके, बोरिंग तो नहीं हो गया ना बच्चों? वीडियो बहुत लंबी करिए के पेपर को खत्म कर दें आपके लगभग लगभग 1.5 घंटे अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर है मेरे प्रिंट आउट है पेपर है जी। हाँ, सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, तो एन कितना आ रहा है हमारा 20 वाले 10 33 एन कितना है मेरे क्वेश्चन में? पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द ओन प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी। Elasticity of a demand as the hypothesis that the price elasticity of demand of the chocolate of the coffee is unitary elastic। यूनिटरी इलास्टिक है, आपको पता है फर्स्ट पार्ट में नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। नल सेट होगा कि मेरा बीटा टू का वैल्यू -1 है ओवर द ऑल्टरनेट बीटा टू का वैल्यू -1 नहीं है। रिमेंबर, ऐसा ही कुछ करते थे हम इसमें, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक सर माइनस क्यों लिया? सर आप देखो ना, प्राइस में और डिमांड में रिलेशन जो होता है वो नेगेटिव ही है, और मॉडल में भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो नेगेटिव यूनिटरी इलास्टिक नेगेटिव आ रहा होगा इसमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपको टी टेस्टिंग करनी है। फॉर्मूला था B2 माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। पैरामीटर सारे पता हैं, फटाफट से लिख रहा हूं मैं। इट्स -ऑफ -1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2 से कैलकुलेट कर लेना। मैं सीधा बता देता हूँ, क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर दी है, बट मैं सोच रहा था कि आपको करने को दे ही दूं बच्चों, लेकिन चलो मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन बना लेना, रूल ऑफ थंब है। अब थोड़ा टेढ़ा बन गया, रूल ऑफ थंब है तो आपको पता है रूल ऑफ थंब कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी आ रही है तो रिजेक्शन में ही आ रहा वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नल रिजेक्ट ही हो रहा है, टेबल से भी रिजेक्ट ही हो रहा होगा। ठीक है, पहला वाला पार्ट 10% पे हमने लिख दिया है, एज द हाइपोथेसिस कर दिया है। ओके, यहाँ तक समझ आता है? क्वेश्चन आप दे ही दोगे। दूसरे वाले पार्ट में आपको इनोवा टेबल बनाना है, और इनोवा टेबल पूरा कैलकुलेट करके बनाना है, क्योंकि सारे पैरामीटर TSS RSS R² सब दे रखा है, और फिर R⁻² भी निकालना है, वो भी निकाल लेंगे। तो इनोवा टेबल का फॉर्मेट याद होगा। कोई पूछ भी रहा था कि सर इनोवा टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ऐसे आते हैं। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स SS, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर विच इज SS अपॉन ऑफ फ्रीडम। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले आता है ड्यू टू रिग्रेशन, हम ESS बोलते हैं। ड्यू टू रेजिडुअल हम RSS बोलते हैं। और तीसरा ड्यू टोटल चल ज्यादा सुंदर बनाने, और आखिरी में आ जाता है तो इसे हम TSS, सम ऑफ स्क्वायर ESS TSS RSS। तो ESS RSS और TSS क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं। TSS तो दे रखा है 4803, RSS दे रखा है क्या? RSS 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 RSS
नहीं दे रखा है। ESS भी नहीं दे रखा है। आर स्क्वायर दे रखा है, तो वैसे आप ESS निकाल सकते हो। आपको याद आएगा ESS इक्वल होता था TSS इंटू आर स्क्वायर के, तो TSS आपका 480 है, आर स्क्वायर आपका 0.80 है। यहाँ से आप अपना ESS कैलकुलेट कर लेना। 861.612 आ रहा है, तो 86 या तो 312 है। RSS इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। 4803 में 861 माइनस करोगे तो वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 941 पॉइंट आ गया। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे K-1 था, यहाँ पे N-K था, यहाँ पे N-1 था। ठीक है, तो N मैंने क्वेश्चन में निकाला ही था, तो आप उसकी ऑफ फ्रीडम लिख देना। फिर ये ESS बाय K-1, ये RSS बाय N-K, ये TSS बाय N-1, सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट निकाल देंगे, हो जाएगा। आता है समझ? ठीक है, तो थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कैसे बनता है। आई होप आप इसको बनाएंगे, है ना। ऐसे मैंने कैलकुलेट कर रखी है सारी की सारी वैल्यूज। लिख दूं क्या? चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ। ये 2 आएगा, 3-1 थी। आपके 3 पैरामीटर्स हैं, 3-1 2 आता है। एन हमने 33 निकाला था, 33 - 2 इज 31। और ये 31 नहीं, -3, 30, और ये 32। क्या आ गया? ESS आप डिवाइड कर लोगे, बाकी वैल्यूज खुद, सारी वैल्यूज नहीं लिखी है। ये आपका आ जाएगा इतना पार्ट। उसके बाद आर बार स्क्वायर निकालना है, तो आर बार स्क्वायर निकालने का आपको फॉर्मूला याद होगा। आर बार स्क्वायर का फॉर्मूला होता था 1 - 1 - 1 - आर स्क्वायर इंटू N-1 अपॉन N-। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना खुद से, अभी आएगा वैल्यू सारी की सारी अवेलेबल। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन आपके लिए है, क्योंकि ये आप कर लेंगे इजी। ठीक है, याद आता होगा आई होप ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट थियरी का है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इज बेटर टू इंक्लूड इररिलेवेंट वेरिएबल देन टू एक्सक्लूड रिलेवेंट वन। क्यों बेटर है इररिलेवेंट इंक्लूड करना? आपको याद होगा अपने लास्ट चैप्टर ओमिशन ऑफ वेरिएबल, ओमिशन ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल, और मतलब ओवर एस्टिमेटेड और अंडर एस्टिमेटेड मॉडल्स के लिए आपने पढ़ा था स्पेसिफिकेशन बायस। वर्ड बोल रहा, स्पेसिफिकेशन बायस चैप्टर के टाइम पे आपने किया था। और तब मैंने बताया था कि अगर आपने वेरिएबल ज्यादा लिए हैं, इससे क्या होगा? इससे आपका मॉडल बड़ा हो जाएगा, आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लिनियरिटी एंड बायसनेस मेंटेन रहती है, लेकिन अगर आपने वेरिएबल कम ले लिए हैं, है ना, वेरिएबल कम ले लोगे तो आपकी लिनियरिटी और अनबायसनेस भी खराब हो जाती है। तो इसलिए मॉडल में रेलेवेंट वेरिएबल छोड़ दो। देखो काम की बात मैं आपको बोलूं कि आप काम की चीज छोड़ के चले जाओ और पेपर में आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं आती होगी। आप ज्यादा पढ़ के चले जाओ, है ना, और कम आ जाए तो वो तो चलेगा ना, वो तो सही है। तो वो थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, वो लिख दीजिएगा पूरा का पूरा, पूरे कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह बता देना कि ओवर फिटिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है और अंडर फिटिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग रामसे रीसेट टेस्ट। वो स्टेप्स मैंने आपको करा भी रखे हैं क्लास के अंदर, और PDF में भी आपको भेजा हुआ है रामसे रीसेट। आप एक बार थियरी में वो मेंशन करना है, वो तो आप लिख देंगे। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसकी बात है वो मैं उठा के करवा देता। 7th क्वेश्चन उठा लेते हैं। 5% लेवल पे है और आंसर देना है। 5% लेवल याद रख लें, वाला टुकड़ा नहीं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों डिस्कस, अब समझो ध्यान से। कह रहा है फर्स्ट पार्ट मैंने बोला राम से रीसेट ऐसे आपने बताना है, वो आप बता देंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 1990 से 2022, 22 साल और 10 साल, एंड फिर से कितना
अभी 91 से निकाला था, वो भी जा रहा था टेंटेटिव। आगे देख लेते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री फॉलोइंग इक्वेटेड इन लॉग मॉडल है चाइल्ड मोर्टालिटी में फीमेल लिटरेसी। अरे अरे अरे, तुक्का क्वेश्चन है भाई, तो असाइनमेंट का सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने, वैल्यूज अलग है, सेम क्वेश्चन। चाइल्ड मोर्टालिटी, फीमेल लिटरेसी, आप देख रहे हो दो तीन क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम आ गए हैं हमारे असाइनमेंट बुकलेट से, इसलिए बोलता हूँ असाइनमेंट बुकलेट करना बहुत जरूरी। कह रहा है आर द रिग्रेशन रिजल्ट्स इन इन कंफर्मिटी विद योर प्रायरी एक्सपेक्टेशन। प्रायरी एक्सपेक्टेशन पता है ना, आप वैसे मॉडल को मत देखो, आप अपने दिमाग से एक्सप्लेन करो। चाइल्ड मोर्टालिटी का फीमेल लिटरेसी पे रिलेशन कैसा है, पता है ना आपको। अगर फीमेल लिटरेट होंगी, चाइल्ड चाइल्ड मोर्टालिटी देखो, होता है ना भ्रूण हत्या पाप होता है, तो अगर फीमेल लिटरेट होंगी, अगर उनको पता है, अगर ये गर्ल बॉय बॉय गर्ल वाला झगड़े में नहीं पड़ रहे हैं, तो चाइल्ड मोर्टालिटी क्या होगा, कम होगा। एक दूसरा, फीमेल लिटरेट है, उनको पता है अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैसे क्या चीज क्या करना है क्या नहीं करना है, योगा करना है, फिटनेस के लिए क्या करना है, डाइट के लिए क्या करना है, तो लिटरेसी होगी तो चाइल्ड मोर्टालिटी कम होगा। पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए था, पॉजिटिव दिख रहा है, ये अच्छी बात है। पर कैपिटा जीएनपी, पर कैपिटा जीएनपी से आप सोच के बताओ कि पर कैपिटा जीएनपी से क्या होना चाहिए। जीएनपी बढ़ेगा, मोर्टालिटी रेट कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये खराब दिया हुआ है बच्चों। जीएनपी बढ़ेगा, आप सोचो जीएनपी बढ़ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो मोर्टालिटी रेट तो मोर्टालिटी रेट क्या होगा हमारा, मोर्टालिटी रेट पर कैपिटा जीएनपी ग्रॉस नेशनल बढ़ रहा है तो मोर्टालिटी रेट कम होगा। अच्छा हाँ, जीएनपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका मोर्टालिटी रेट से रिलेशन क्या होगा, मोर्टालिटी कम होगी ना। अगर आपका ग्रॉस, आपकी आपका जीएनपी ज्यादा है, आपकी इकोनॉमी अगर अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ अच्छा है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, आप समझो, मैं मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं, मेरा सब कुछ अच्छा है, अगर ठीक है, तो अगर से मेरे मेरे दो बेबीज हैं, अगर मेरा थर्ड बेबी प्लान हो गया बाय चांस, क्या मैं उसे विड्रॉ करने को सोचूंगा, नहीं, मैं उसको रखने को सोचूंगा। है। तो एज पर माय पॉइंट ये नेगेटिव सही दिया, मैं साइंस आर ओके, साइन सही है, ठीक है। तो प्रायरी हम इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यही है, ठीक है। नहीं है तो रीजन बताना था, रीजन हमने समझा दिए। एक्सप्लेन एनी थ्री रेमेडीज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कह रहे कोई भी तीन रेमेडीज दे दो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के। अब देखो कौन सी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के, पहले वो कह रहा था कि ये क्या साइन आपके सेम आ गए हैं, दूसरा आपकी टी वैल्यू देख रहे हो, इस क्वेश्चन में टी वैल्यू आपकी, ये टी वैल्यू तो ठीक है टू से बड़ी है, ये टी वैल्यू बहुत छोटी है टू से, मतलब इसका नल क्या होने वाला है, एक्सेप्ट होने वाला है। और आर स्क्वायर देख रहे हो 99.87, टी वैल्यू छोटा, आर स्क्वायर हाई, याद है कब होता था, मल्टी मल्टी कॉलिनियरिटी भाई। इस क्वेश्चन में ये और ये देखकर हमें क्या पता लग रहा है, मल्टी कॉलिनियरिटी की प्रॉब्लम है नहीं, हो सकती मल्टी कॉलिनियरिटी, ठीक है। मल्टी कॉलिनियरिटी का प्रॉब्लम है, उसकी तीन रेमेडीज आपने लिख देनी है, फिर से उठा के एक काम। दूसरा, नाउ सपोज द रिसर्चर रिग्रेस फीमेल लिटरेसी रेट ऑन द पर कैपिटा जीएनपी, ठीक है, और इन दिस रिग्रेशन ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनाया है, और उस ऑक्सिलरी रिग्रेशन का आर स्क्वायर इतना आया है, ठीक है। अगर उसने क्या किया है, उसने फीमेल लिटरेसी रेट को जीएनपी पे, x2 को x3 पे रिग्रेस किया है, x2 ऑन x3 रिग्रेस किया है, और उसका आर स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है, 0.5284। कह रहा है डू यू थिंक दैट द रीजन दैट यू सजेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, ओके 5% पे टेस्ट करना था आपको याद है, एफ टेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, आर स्क्वायर अपॉन के माइनस वन, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस के, ठीक है, follows f distribution with k minus 1 minus k of freedom 0.5284 upon k minus 1, k कितना है, minus 1 is 1 upon 1 minus r square 1 minus 5284 upon n minus k, n का मेरा 31, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसे टेबल वैल्यू से कंपेयर करके आंसर दे सकते हो। आता है समझ।
लास्ट वाले पार्ट में टेस्टिंग करना था। तो आई होप पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसे मुश्किल नहीं दिखा होगा। इवन जिसने असाइनमेंट बुक किया होगा उसके पर आसान नहीं, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। तो उसके लिए पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई हो। बाकी कोई प्रॉब्लम रही हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो पब्लिक हो जाती है, सब कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझसे वन टू वन पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ एडिट था आप लोगों का वीडियो, तो मैंने बना के डाल दिया है, ठीक। ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए, ट्राई हार्ड, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, बताना कैसा गया पेपर। ओके, चले, गुड बाय एंड गुड डे गाइस।